brought to you by Sensodyne K+. आपके मसूड़े ये आपके शरीर का सबसे इग्नोर्ड हिस्सा हैं। आप इन पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक कोई दिक्कत ना हो, और यही वजह है कि आजकल मसूड़ों में सूजन आना, दर्द होना, खून आना जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। अगर आपने समय रहते अपने मसूड़ों का ध्यान नहीं रखा, लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया, तो लेने के देने बढ़ सकते हैं। पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना आपकी सेहत और मसूड़ों का ध्यान रखने के लिए। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरपत सिंह राजपूत, पीरियोडोंटिस्ट और ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, खुशी डेंटल केयर, मुंबई से। डॉक्टर साहब आपके मसूड़ों से जुड़ी हर समस्या का इलाज बताएंगे। सेहत के स्पेशल एपिसोड में डॉक्टर राजपूत आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। ललन टॉप के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर राजपूत, शुरुआत में एक बहुत ही आम समस्या से करना चाहूँगी। मसूड़ों में सूजन आना और मसूड़ों में दर्द होना, ये आजकल एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है? ओके, सो बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जो प्रॉब्लम लेके आते हैं मसूड़ों में सूजन आना या मसूड़ों में खून आना। अभी जो हमारे दांत है उसके अंदर ओरल कैविटी जो है उसमें सलाइवा है। सलाइवा एक वेट एनवायरनमेंट के अंदर हमारे दांत और गम्स वगैरह सब कुछ रहते हैं। उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया पनपते हैं उसके अंदर। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो उसी बैक्टीरिया के दौरान जो है वहाँ पर धीरे धीरे करके टार्टर जमा होना स्टार्ट होता है। टार्टर यानी एक सीमेंट जैसी परत रहती है जो दांतों के पीछे या दांतों के बीच में जमा होती है। उसकी वजह से जो है हमारे दांतों में सूजन आना और दांतों में से ब्लीडिंग आना वो टार्टर की वजह से होता है, क्योंकि हम उसे टाइम पे क्लीनिंग नहीं करवाते हैं और हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से दांतों में खून आना, फिर हल्का सा ब्रश टच करने पे ब्लीडिंग आना, या अगर हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पिलो के ऊपर थोड़ा सा ब्लड का स्टेन्स है। तो ये सब जो है हमारे केयरलेसनेस की वजह से ही आता है, ये सब टार्टर की वजह से। डॉक्टर राजपूत, आप कह रहे हैं अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको मसूड़ों में सूजन हो जाएगी, खून आएगा। तो ये जो खून आने की समस्या है ये सिर्फ इसी बात की वजह से होती है कि आप दांतों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, या फिर ये किसी और बीमारी की तरफ इशारा भी हो सकता है, या फिर इस बीमारी को क्या कहते हैं? मेन जो है दांतों में से जिंजाइवाइटिस या फिर पेरियोडोंटाइटिस जो बोलते हैं। जिंजाइवाइटिस जो है वो नॉर्मल स्टेज है, और वो जिंजाइवाइटिस जो है डेवलप होता है पेरियोडोंटाइटिस को तरफ। मतलब पेरियोडोंटाइटिस एक सीवियर स्टेज हो जाता है। उसमें हमारे दांत जो है धीरे धीरे करके हिलने स्टार्ट होते हैं, हड्डी कमजोर हो जाती है और मसूड़े जो है वो नीचे उतरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स तक ना जाए, इसलिए स्टार्टिंग में अगर हम क्लीनिंग कराएं एवरी 6 मंथ्स में तो हमारे दांत बच सकते हैं। चलिए, ये तो खून आने की बात हो गई, सूजन की बात हो गई। एक समस्या और होती है जिसको हम अंग्रेजी में तो कहते हैं रिसीडिंग गम्स। इसमें जो मसूड़े हैं वो थोड़े पीछे की तरफ खिसक जाते हैं, ये क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मसूड़े हैं वो हमारे हड्डी के ऊपर ठहरते हैं। जो दांतों के बीच में जो हड्डी होती है उसके ऊपर मसूड़ों की एक लाइनिंग आती है। तो अभी ये जो है वो रिसीडिंग इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे ही हमारे गम्स जो है कमजोर होते हैं, पायरिया या जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं, जब ये होना स्टार्ट होता है तो हमारी हड्डी भी जो है वो कमजोर होती है, हड्डी नीचे जानी स्टार्ट होती है। जैसे हड्डी नीचे जाएगी वैसे ही हमारी जो स्किन है यानी जो गम्स है वो उसको फॉलो करेंगे और वो भी नीचे जाने स्टार्ट होते हैं। बहुत बार क्या होता है हमारे दोनों दांतों के बीच में गैप होता है और उसे हम हाई फ्रीडम अटैचमेंट बोलते हैं। तो स्किन एक अटैच रहती है। अगर वो हाई फ्रीडम अटैचमेंट है तो भी हमारे गम्स नीचे रिसीड करेंगे। बहुत बार हम हार्ड ब्रश लेते हैं और उसे रॉन्ग ब्रशिंग मेथड से यूज करते हैं। हम दांत साफ करने की जगह ऐसे लगता है हम बर्तन साफ कर रहे हैं। तो अगर हम वैसे भी करें तो उससे भी हमारे गम्स जो है वो नीचे जाते हैं। तो उससे भी हमें ध्यान देना है, हमें एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक अपनानी चाहिए। उसमें यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है और सबसे बेस्ट है यूट्यूब की जगह पे अगर अपने डेंटिस्ट को नियर बाय जाके मिले और उनसे ब्रशिंग टेक्निक सीखे तो और ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है बहुत बार लोगों के कुछ मसूड़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा या तो पर्पल से दिखते हैं या बहुत लाल दिखते हैं, मतलब ये रंग थोड़ा बदला रहता है। ये नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी का इशारा है? तो ये मैम कैसा है ना कि इसे मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे एशियन जो पेशेंट्स आते हैं उन सब में मेलानिन पिगमेंटेशन की वजह से है ना गम्स हमारे ब्लैक होते हैं। और बाकी अगर आप यूरोप वगैरह के पेशेंट्स देखेंगे उन सबके गम जो है वो कोरल पिंक होते हैं। तो कोरल पिंक एक नॉर्मल है, बट जो मेलानिन भी जो होती है वो भी एक नॉर्मली बोली जाती है। बट अगर इनकेस ऐसे कोई भी गम्स है जो डार्क गम्स है, जो ब्लैक गम्स है, तो उसे हम लेजर थेरेपी से उसे हम वाइट कर सकते हैं, कोरल पिंक कर सकते हैं उसे। आपने अभी एक डेंटल क्लीनिंग का जिक्र किया, अगर आप थोड़ा विस्तार से समझा सकें कि ये डेंटल क्लीनिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और इसको हर कितने समय में करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत बार जैसे पेशेंट आते हैं या फिर अगर हमारे फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी है, हम दांतों को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं ठीक है हम ब्रश तो कर ही रहे हैं, दिन में 1 बार ब्रश कर रहे हैं, दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, बट ब्रश और जो पेस्ट है वो खाली एक मीडियम है जो दांतों को साफ करने के लिए। पर जो टार्टार जब हमारे दांतों के बीच में फंसता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टार्टार जो है
वही मेन कल्प्रिट है दांतों को कमजोर करने के लिए। तो जब ये टाटर दांतों के बीच में फंसता है, उसे निकालना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हम नॉर्मल जो है डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ हमें जाना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। सो एवरी 6 मंथ्स एडवाइजेबल है डेंटल क्लीनिंग करना। बट इनकेस अगर आप 6 मंथ्स में आपको अगर टाटर जमा नहीं हो रहा है तो एवरी ईयर हमें डेंटल क्लीनिंग करनी जरूरी है, क्योंकि ये दांतों के बीच के टाटर को निकालते हैं हम क्लीनिंग से। वो अल्ट्रासोनिक स्केलर्स होते हैं। बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि दांत साफ करेंगे तो दांत हिल जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, बट ये सिर्फ एक मिथ है, एक वहम है। दांत साफ करने से दांत कमजोर नहीं होते, दांत हिलते नहीं है। तो हमारा पेरिडोन्शियम जो होता है वो दांतों को अटैच करके रखता है। जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारा पेरिडोन्शियम कुछ टाइम के लिए वो क्लीन करते टाइम पे वो कमजोर होता है, वो डी अटैच हो जाता है, बट विद इन अ वीक और 15 डेज ये वापस से री अटैच हो जाता है और हमारे टीथ और गम्स दोनों हेल्दी हो जाते हैं क्लीनिंग के बाद। मैं चाहूँगी आप थोड़ा और आसान भाषा में हमारे ऑडियंस को समझा दें। अभी आपने एक शब्द का जिक्र किया कि वो जब आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा डिटैच हो जाता है, 1 हफ्ते बाद ठीक हो जाता है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तो ये मैंने मसूड़ों के बारे में बोला है आपको। जो पेरिडोन्शियम यानी जो मसूड़े जो हमारे दांतों को पकड़ के रखते हैं हड्डी के साथ में, तो हमारे पेरिडोन्शियम मतलब जो हमारे मसूड़े हैं और दांत है, इसके बीच में एक हल्का सा एक पेरिडोन्टल लिगामेंट फाइबर होता है। वो सब धीरे धीरे करके थोड़ा डिटैच होना स्टार्ट होता है जब टाटर जमा होता है, और जब ये टाटर निकल जाता है तो हमें लगता है कि दांत हिल रहा है और ये दांत ने अपनी जगह छोड़ दी है, वैसे हमें महसूस होता है, बट वो सिर्फ एक मिथ है। उससे दांत कमजोर नहीं होते हैं, उससे हमारे दांत वापस से 7 to 10 डेज में वापस से मजबूती पकड़ लेते हैं, ब्लीडिंग बंद हो जाती है और वापस से रीग्रोथ जो है, रीअटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। अभी आपने टाटार का जिक्र किया 2-3 बार। ये टाटार दांतों के बीच में आता कहाँ से है? बेसिकली कैसा है ना कि मैम हम बहुत बार ब्रशिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। हम छोटे बच्चों के अंदर, ये बड़े लोग भी जो है, हम ब्रशिंग प्रॉपरली करते नहीं है। यूजुअली ब्रश को मिरर में देख के हमें दांतों के पीछे अगर कुछ भी है उसे क्लीन करना वो सब जरूरी है, हम वो करते नहीं है। और धीरे धीरे जैसे एक थिन बायोफिल्म जो है वो स्टार्ट होती है पहले, फिर उसके ऊपर वो सीमेंटेशन, जैसे कि एक स्टोन, नॉर्मल भाषा में हम बोले किडनी स्टोन जो होता है, वैसे ही ये भी यहाँ पर भी दांतों के पीछे एक स्टोन का जो है परत बनना स्टार्ट होता है, उसी को हम इसमें टाटर बोलते हैं। तो ये टाटर जमा होने के बाद में जब हम दांत साफ करवाते हैं तो बहुत पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे दांतों में से पीछे से दांत खाली हो गया, दांत टूट गया, बट एक्चुअली दांत नहीं होता है, वो टाटर रहता है जो से एक स्टोन जैसा फॉर्म होता है, वो निकलता है बाहर। डॉक्टर साहब, चलिए डेंटल क्लीनिंग के लिए तो इंसान को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, किसी क्लिनिक पे जाना पड़ेगा। आप क्या कुछ घरेलू नुस्खे बता सकते हैं, कुछ टिप्स बता सकते हैं जिसको इंसान अगर रोज़ करे तो उसके मसूड़े हेल्दी रहेंगे? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, हमें प्रॉपर टीथ की ब्रशिंग करनी चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 बार हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। जब भी अगर हम कुछ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारा एसिडिक कंटेंट जो है ओरल कैविटी में ज्यादा होता है, इसलिए उस टाइम पे हमें ब्रश नहीं करना है। तो उससे पहले ही हम ब्रश कर लिया जाए, या एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स बाद में हमें ब्रश करना चाहिए। बाकी हमें मार्केट के अंदर गम पेंट्स वगैरह अवेलेबल है, वो गम पेंट्स हम रेगुलरली उसको यूज कर सकते हैं। घर में हम सॉल्ट वाटर गार्गलिंग यूज कर सकते हैं, जो घरेलू नुस्खों के हिसाब से सॉल्ट वाटर गार्गलिंग यूज कर सकते हैं। हम थोड़ा सा ऑयल, कोकोनट ऑयल लेके हम मसूड़े के ऊपर मसाज कर सकते हैं। या ऑनलाइन आपको जो है फ्लॉसेस, वाटरप्रूफ फ्लॉसेस अवेलेबल है, सो वो हम ऑर्डर करके गम्स और टीथ के बीच की जो स्पेस है जहाँ पर टाटर पैदा होता है, ये जमा होता है, उसे हम वो ओरल वाटरप्रूफ फ्लॉसर से क्लीन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए, जब हम बात करते हैं दांतों की या मसूड़ों की, तो हमारी जो डाइट है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, उनका बहुत असर पड़ता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमारे मसूड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हेल्दी रहते हैं? और ये भी बताइएगा कि ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं या पीने की चीज़ें हैं जिनसे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है, मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है? ओके, सो मेन खाने पीने से ऐसा कोई इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ, आपको मैक्सिमम जो है विटामिन सी की इंटेक करनी चाहिए, गम्स को अगर हेल्दी रखना है तो। बाकी हमारे रेगुलरली जो है विटामिन B12 एंड D का चेकअप करता रहना चाहिए, बिकॉज B12 एंड D भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कैल्शियम डेफिशिएंसी। हमें हमारे थायराइड वगैरह जो है वो रेगुलर चेकअप लेवल्स पे रखना चाहिए, वो हमारे रेगुलर होना चाहिए। इनके थायराइड लेवल में कुछ फ्लक्चुएशन है तो हमें हमारे जनरल फिजिशियन को मिलना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हमें जो डायबिटीज होती है और हम वो डायबिटीज को सोचते हैं किसी के डायबिटीज से कुछ होने वाला नहीं है, नॉर्मली बाकी सब प्रॉब्लम, बट इससे हमारे ओरल कैविटी में भी फर्क पड़ता है, हमारे गम्स में भी उसका इशू आता है। अगर हमारे डायबिटीज लेवल जो है ज़्यादा है तो हमारे गम्स में सूजन आएगी, गम्स में से ब्लीडिंग आएगा, और अगर हम ये सब क्लीनिंग रखें तो हमारी डायबिटीज भी जो है वो मेंटेन रहती है। ये बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है। और बहुत बार हमने देखा है कि कुछ यंग पेशेंट है जो एकदम से अचानक से हार्ट अटैक आ गया, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फिट है, फिर भी उन्हें अटैक आ गया, बिकॉज उन्होंने कभी अपना ओरल कैविटी का चेकअप ही नहीं कराया।
ये पायरिया जो है ये आपको इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो ये पैथोजन जो फाइंड आउट हुए हैं वही हमारे हार्ट वॉल के ऊपर जाके जमा होते हैं और इससे हमें अचानक से हार्ट अटैक आना, ये सब भी रीजंस है इसके पीछे। तो पायरिया को हमें सीरियसली लेना है, इसे हम एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर राजपूत, ये आपने जो अभी बात बताई है मैंने पहली बार सुना है। आप कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आना युवाओं में, इसके पीछे उनके मसूड़ों और दांतों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी। तो आप अगर अपने दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके दांत कमज़ोर हो जाएंगे, मुंह से बदबू आएगी, आपको हार्ट अटैक पड़ने का भी चांस है। राइट। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं, अभी आपने विटामिन B12 की बात करी, विटामिन C की बात करी, क्या क्या चीज़ें खाएं, सब्जियां, फल, क्या चीज़ें, अगर आप ऐसे 4-5 चीज़ें बता दें, हमारा ऑडियंस नोट डाउन कर लेगा। जो है हमें फ्रूट इंटेक रखना चाहिए, लेमन जूसेस वगैरह है, ऑरेंज जूसेस वगैरह है, ये सब विटामिन C के लिए हमें करना चाहिए। बाकी मार्केट में सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है, अगर वो भी हम रेगुलर हमारे डॉक्टर को फॉलो अप करके वो सप्लीमेंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, जो गम्स को हर्ट करता है उसमें हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, जैसे हम बहुत बार चकली खाते हैं या चिक्की खाते हैं या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स है जो हम गम्स को जाके हर्ट करे, वो हमें ध्यान रखना है, उससे संभाल के खाना है। वो अगर गम्स को हर्ट करते हैं अल्सर पैदा करेगा और वहाँ पर टेयर होगा गम्स को, तो वो हमें अवॉइड करनी है थोड़ी चीज़ों को। डॉक्टर राजपूत, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको मुझे रोज़ इस्तेमाल करना चाहिए अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मसूड़े स्वस्थ रहें, मजबूत रहें? जैसे हमें टूथब्रश अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, टूथपेस्ट अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट तो है हमें डेंटल चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं आपको यहाँ पर कुछ भी बोलूँगा इस्तेमाल करने के लिए, वो हर किसी के लिए नहीं होता है, बिकॉज पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। एक पेशेंट को एक मटेरियल काम आएगा, दूसरे को दूसरा काम आएगा। पर जो रेगुलर क्लीनिंग वगैरह है वो हमें कराते रहना है, रेगुलर ब्रशिंग है हमें करते रहना है। हमें नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश है वो हमें रेगुलर करना है, एटलीस्ट वंस अ टाइम, जो बेड टाइम जाने के पहले है एक बार माउथ वॉश से क्लीन करना है, तो जो भी दांत के बीच का कचरा है वो सब साफ हो जाता है। हमें मार्केट में बहुत सारे गम पेंट्स अवेलेबल है, वो भी हम मंगा सकते हैं और उससे मसाज कर सकते हैं गम्स के ऊपर। हमारे टंग को क्लीन रखना है क्योंकि बहुत सारे पैथोजन जो है वो टंग और इसके ऊपर जमा रहते हैं, तो हमें टंग क्लीनर से टंग को भी क्लीन रखना है। और वाटर पिक फ्लॉसर आता है जिससे हमारे मसूड़े और दांतों के बीच की जो गैप होती है वो क्लीन रहती है उनसे। डॉक्टर राजपूत, बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, स्मोक करते हैं, इन चीज़ों से, तंबाकू से, स्मोकिंग, सिगरेट, इन सारी चीज़ों से दांतों पर और मसूड़ों पर किस तरीके का असर पड़ता है? सो एक्चुअली इग्नोरेंस ही है, बिकॉज अगर हम सिगरेट का पैकेट भी देखेंगे उसमें भी स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर करके लिखा हुआ रहता है, फिर भी हम उसे अपनाते हैं बिकॉज एक पीयर प्रेशर में आके एक सिगरेट लेके, चाय लेके हम साथ में खड़े रहते हैं, उससे अच्छे लगेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स, तो इस बहाने से वो लोग खड़े हो जाते हैं। बट ये धीरे धीरे करके जो है आपके मसूड़ों को कमजोर करते हैं, बिकॉज जो हम चैनी खैनी रखते हैं वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास में लेके कि वाइट पैचेस हो गए हैं सर, मुंह नहीं खुल रहा है, बट ये उस टाइम पे आपको थोड़े टाइम के लिए आपको मजा देगा, बट ये आपके लाइफ टाइम के लिए सजा हो जाएगी। बिकॉज हम जब तंबाकू का सेवन करते हैं तभी हमारे जो मसूड़े हैं उसके अंदर ब्लड का जो है वो फ्लो कम हो जाता है, और अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन वहां तक कैरी नहीं होगा और हमारे जो टिश्यू है वो नेक्रोसिस या डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो कैंसर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा वहां पर कैंसर होगा नहीं, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पर कैंसर होना ही होना है आपको। तो वो आपको ध्यान रखना है, उससे हमें अवॉइड करना है, जितना हो सके हम शराब और धूम्रपान का सेवन को स्टॉप करना है। डॉक्टर राजपूत, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हम में से ज़्यादातर लोग अपने दांतों को और मसूड़ों को बहुत इग्नोर करते हैं, जब तक कोई समस्या नहीं होती है डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अगर हमें कुछ लक्षण महसूस भी हो रहे हैं और उन पर हम ध्यान नहीं दे रहे, लंबे वक्त तक डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सलाह है, क्या होगा अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? सो जैसे मैंने आपको बताया कि पायरिया जो है ये एकदम साइलेंट डिसीज है। पायरिया या गम डिसीज में ये पेरियोडोंटाइटिस के अंदर एकदम साइलेंटली ये उसका इफेक्ट करता है, बिकॉज हमें तब तक पता नहीं चलता है, तब तक हमें बहुत कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं आए या फिर हमारे दांत हिलने ना स्टार्ट हो, तब तक हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हमें रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है और एक पेरियोडोंटिस्ट को मिलना आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज पेरियोडोंटिस्ट या पायरिया जो है ये आपको पेरियोडोंटिस्ट ही चेक करके बता पाएंगे। और जहाँ हड्डी कम होती है इसके लिए एक ओपीजी होती है, आप कोई भी पैथोलॉजिक सेंटर में जाके ओपीजी करवा सकते हैं, अपने डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं, जिससे आपके दांतों की हड्डी वगैरह जो है वो कमजोर है नहीं है वो पता चल जाएगा। और उसका इलाज जो है अगर हम सही समय पर किया जाए तो हमारे दांतों की लाइफ जो है और हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बिकॉज पायरिया जो है वो टोटली उसका कोई क्योर नहीं है, बट हम उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर राजपूत, आपने बहुत ही अहम सवालों के जवाब दिए, बहुत काम की टिप्स भी बताई हमें, और ये टिप्स हमारे ऑडियंस के बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।